में एक नहीं 3 रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है, जिसमें लखमीनिया है, साहेबपुर कमाल है, सलोना है। ये अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में शामिल करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें देश के कुछ चुनिंदे रेलवे स्टेशन में सभी आधुनिकतम सुविधा के साथ उसको एक जो आधुनिक रेलवे स्टेशन की श्रृंखला है उसमें लखमीनिया स्टेशन आ गया, कमाल भी आ गया, सलोना भी आ गया। इसमें जो बुनियादी सुविधाएं के साथ साथ इसका जो भविष्य है, क्योंकि अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में आने के कारण इसको देश के जितने बड़े स्टेशन हैं उससे रेलगाड़ियों के द्वारा भविष्य में जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे उद्देश्य है कि रिमोट एरिया के कुछ स्टेशंस को महानगरों से जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है ये लखमीनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ओवरब्रिज होना चाहिए जिससे लोगों को नेशनल हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN सिटी लाइव न्यूज। मैं हूं निकेश सिन्हा। आज राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया पहुंचे, जिसके बाद बलिया पहुंचने के बाद उन्होंने बरौनी कटिहार रेलखंड के लखमीनिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। उनके समर्थकों ने जोरदार तरीके से फूल माला पहनाकर और फूलों का बुके देकर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया एवं उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों में दर्जनों से अत्यधिक की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने लखमीनिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान वहां के अधिकारियों से बातचीत भी किया। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, लखमीनिया एवं साहेबपुर कमाल जंक्शन का आधुनिकीकरण होगा और बहुत जल्द ही यहाँ लखमीनिया रेलवे स्टेशन एक नए रूप में लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बातचीत करते हुए स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं से तमाम बिंदुओं का जांच करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश रेल कर्मचारियों को भी दिया। साथ ही बातचीत के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। बेगूसराय में एक नहीं 3 रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है, जिसमें लखमीनिया है, साहेबपुर कमाल है, सलोना है। ये अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में शामिल करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें देश के कुछ चुनिंदे रेलवे स्टेशन में सभी आधुनिकतम सुविधा के साथ उसको एक जो आधुनिक रेलवे स्टेशन की श्रृंखला है उसमें लखमीनिया स्टेशन आ गया है, साहेबपुर कमाल भी आ गया, सलोना भी आ गया। इसमें जो बुनियादी सुविधाएं के साथ साथ इसका जो भविष्य है, क्योंकि अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन में आने के कारण इसको देश के जितने बड़े स्टेशन हैं उससे रेलगाड़ियों के द्वारा भविष्य में जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे उद्देश्य है कि रिमोट एरिया के कुछ स्टेशंस को महानगरों से जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है ये लखमीनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो स्टेशन दशकों से उपेक्षित था, जहां प्लेटफॉर्म ठीक नहीं थे, प्रतीक्षालय नहीं था, शौचालय नहीं था, पानी की सुविधा नहीं थी, वहाँ बुनियादी सुविधाएं तो आ ही गई हैं। अब ये उस श्रृंखला का हिस्सा बन गया है जो श्रृंखला प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, प्रेरणा से रेल मंत्रालय ने शुरू किया है। और सबसे खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव वर्ष में इस योजना को लागू किया जा रहा है और मुझे लगता है कि अब यह स्टेशन निरंतर रेल मंत्रालय के प्राथमिकता में रहेगा और जो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे ट्रेन का ठहराव, स्टेशन की सुविधाओं की वृद्धि और जन सापेक्ष चीज़ों की उपलब्धता कराई जाएगी। सर, अभी जो लखमीनिया रेलवे स्टेशन है और बलिया बाजार के बीच जो 4 लाइन हाईवे पड़ रहा है, तो लोगों को स्टेशन तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियां होती है। 4 लाइन की वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई है और आए दिन दुर्घटना भी होते आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको शंभू जी जो जो इस कमेटी के सदस्य हैं रेलवे के, उन्होंने भी इसको उठाया था, रखा था अपने मीटिंग में और इसको हमने रेल मंत्रालय को भी दिया है। अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन के दौरान इस प्रश्न का भी समाधान होगा और मंत्रालय ने इसे मान लिया है सिद्धांत रूप से कि एक ओवरब्रिज होना चाहिए जिससे लोगों को
नेशनल हाईवे में हो रही दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देने से सरकार इतने जोर गर्म हो जाती है, आप लोग को विधानसभा में कुछ समझा ही नहीं जाता है। देखिए, शराबबंदी की पूरी नीति पर सरकार को ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नशाबंदी शराबबंदी तो अच्छी योजना है, लेकिन उस योजना के समानांतर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, उसको सरकार जब तक ध्वस्त नहीं करेगी शराबबंदी की योजना सफल नहीं होगी। पुलिस और नौकरशाही और समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के बीच जो एक अनहेल्दी अलायंस है, अस्वस्थ समझौता है, जिसके तहत बाहर से शराब भी आ रहा है, उसी दौर में जहरीले और नशीली शराब भी आता है, और जो व्यक्ति इसके आदी हैं वह अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी होने के कारण उन्हें जो मिलता है उसका सेवन करते हैं, उसके कारण उनकी मृत्यु होती है। तो सरकार को इस पे मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। यदि शराबबंदी किया तो पूर्ण रूप से करें, और पुलिस की जहां भी इसमें एक दलाल के रूप में भूमिका है, उससे सरकार समाप्त करे। जातिगत जनगणना बिहार के सामाजिक दृष्टिकोण से कितना अच्छा है? देखिए, दुनिया मंगलायन पर जा रही है। भारत अब G20 का नेतृत्व कर रहा है। बिहार से सबसे अधिक IAS, IPS और IIT में लोग जा रहे हैं। बिहार के उद्यमी देश दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र कोटा में कोचिंग लेने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा की कैसी व्यवस्था हो कि हमारे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, जिनको माँ अपने पास रखकर भोजन कराना चाहती है, उन्हें कोटा के हॉस्टल में डाल दें। आज सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए, जब विकास होगा तो सभी जातियों का विकास होगा। विकास नहीं करने के कारण, विकास की गति तेज नहीं होने के कारण, दृष्टिविहीनता के कारण बिहार को आज से नहीं 100 साल से जातियों में उलझाया जा रहा है। इसके लिए साझे रूप से लोग जिम्मेदार हैं। बिहार को सिर्फ विकास चाहिए, विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हाशिए के लोगों को प्राथमिकता में रखकर विकास देना चाहिए। सिर्फ प्रतिनिधित्व के सवाल पर, जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार जी बता दें कि जातीय जनगणना का लाभ क्या होगा। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिहार में विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में हजारों छात्र हैं। बेगूसराय के GT कॉलेज में कल प्राचार्य से हमारी बात हुई, 35,000 छात्र हैं और मुश्किल से 2 दर्जन शिक्षक स्थायी है। 35,000 छात्रों को 35 शिक्षक किस जातीय जनगणना के आधार पर पढ़ाएंगे? क्या वहाँ जातीय जनगणना काम आएगा? तो मेरा एक ही प्रश्न है बिहार से कि बिहार के टूरिज्म को विकसित करके, बिहार के बुद्धिस्ट से सर्किट से जोड़कर बिहार के GDP को 5% बढ़ाया जा सकता है। बोध गया का विकास कर दे, लेकिन बोध गया में विकास होने की जगह बाहर से आने वाले टूरिस्ट का रेट होता है। तो मुझे लगता है सरकार विफल हो रही है विकास के मामले में। तो लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए सब योजना चल रहा है। शिक्षा की बात सर कर रहे हैं, तो शैक्षणिक की स्थिति तो यही है कि अब जो एग्जामिनेशन होता है उसका पेपर लीक हो जाता है और हमारे मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता। लाठियां चल जाती है, लाठी चार्ज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। BPSC का पेपर लीक हो गया सर, उन्होंने कहा कि कहाँ हुआ, मुझे तो पता नहीं, पता करते हैं। लाठी चार्ज होने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ लाठी चार्ज हुआ, हम देखते हैं। ये कैसी सरकार है और कैसी व्यवस्था है? ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। बिहार का मुखिया या किसी राज्य का मुखिया यदि इस तरह का वक्तव्य देता है, लाठीचार्ज के बारे में जानकारी नहीं हो, बिहार में जहरीले शराब से लोगों की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं हो, तो मुझे लगता है इससे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इन सभी वैचारिक, जातीय, सांप्रदायिक बातों से उठकर सिर्फ विकास के, बिहार के पर्यटन का विकास कर दें। वैशाली, राजगीर, बोधगया और बक्सर में जो 7 ऋषियों का केंद्र होता था, जहां भगवान राम का जिन्होंने 193 जगह गए, भगवान राम गए थे, उसमें से एक बक्सर जगह है, जहां भगवान राम तारका वध के बाद ऋषि मुनियों के पास आए थे, उनकी पत्नियों ने उनको भोजन करके उनके संताप को दूर किया था। ऐसी जगहों को, आध्यात्मिक जगहों का यदि विकास कर दें जो जाति संप्रदाय से सबसे ऊपर है, तो बिहार का GDP 5% पे उछाल आएगा।
बिहार के नेताओं में यदि दृष्टि नहीं है तो जातिवादी राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर वोट बटोरते हैं और लोग जहां हैं वहीं रहते हैं। मेरी मांग यही है, बिहार के छात्र जो कोटा जाते हैं उसकी जगह बिहार के शहर केंद्र बने शिक्षा का, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थिति सुधरे। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में यदि करोड़ों रुपया लिया जाएगा तो आप उस वाइस चांसलर से क्या अपेक्षा करें? यह आरोप यदि निराधार है तो मुख्यमंत्री सामने आए। स्वास्थ्य विभाग में देखें, चिकित्सकों की कमी है, दवा की कमी है। जहां शिक्षा स्वास्थ्य की हालत इतनी बुरी हो तो मुझे लगता है कि जनता की जागृति की जरूरत है। हमारी जो भी जाति संप्रदाय हो उससे ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर एक ही नारा हो, बिहार का एक सहारा, वो सहारा है विकास। सर एक सवाल और है कि जैसे यहाँ से लोग साधारण से आंखों के ऑपरेशन के लिए नेपाल तक की यात्रा करते हैं, सारी व्यवस्था पता चलता है कि भारत सरकार की होती है, मेडिसिन से लेकर के हर चीज़ तक। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था प्रत्येक राज्यों में, आपकी सरकार है सर, आप राज्यसभा सांसद हैं, हर एक स्टेट में ऐसी व्यवस्था किया जाए? देखिए, बिहार में सिर्फ आंखों के इलाज की बात नहीं है। बिहार में जो कैंसर के इतने अधिक पेशेंट हो रहे हैं, क्या बिहार सरकार ने इस प्रकार की जानने की कोशिश की है कि बिहार में कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें बेगूसराय भी आता है, जहां कैंसर के रोगियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। क्या पानी के कारण है? क्या अनाज में खाद मिलने के कारण है? आबो हवा के कारण है? क्या बिहार सरकार ने जानने की कोशिश की है? जो सरकार इतनी आलसी हो, इतनी दृष्टिविहीन हो, अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा जो धरोहर होता है उसकी चिंता न करे, तो इसमें तो एक ही रास्ता है, जनता अपनी जागृति के द्वारा उस चीज़ को तोड़े जिस चीज़ के कारण उसका विकास होता है। स्थानीय बलिया व्यवसाय, बलिया के जो व्यवसायी वर्ग है उनको बैंक से सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता जितनी सरकार चाहती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं व्यवसायिकों से बात करूंगा, बैंक के अधिकारियों से बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है कि बैंकों को ई बिजनेस के लिए, बिजनेस में सुविधा देने के लिए जनता के दरवाजे तक पहुंचना, व्यवसायिकों के दरवाजे तक पहुंचना। यदि कोई समस्या है तो उसकी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। 2024 को किस रूप में देखते? देखिए, तो निष्कर्ष निकला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत कर जाएंगे। हमारी समस्या है कि संसद में विपक्ष कहाँ बैठेगा, विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। आज मोदी मंत्र ही इस देश को, मोदी मंत्र का मतलब होता है विकास, मोदी मंत्र का मतलब होता है देश की समृद्धि, मोदी मंत्र का मतलब होता है देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दुरुस्त करना। सुधाकर जी के बयान के बाद क्या फिर पलटी मारी जाएगी क्या बिहार में? देखिए, इन बातों पे मैं नहीं पढ़ता। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार के लोगों को जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर एक बार बिहार को ऐसा रास्ता दिखाए, देखिए बिहार गुजरात और महाराष्ट्र से आगे बढ़ जाएगा। बलिया नगर परिषद क्यों सोई रहती है, अतिक्रमण पर क्यों नहीं ध्यान देती है? चाहे जो वेंडर जो काम करते हैं या जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं आज तक हो पाती है? क्या कारण है? देखिए, नगर परिषद से जो स्थानीय हमारी पार्टी है उसके बारे में राजकिशोर जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। टैक्स भी पे कर रहे हैं नगर परिषद का, लेकिन कोई अस्थायी जगह उन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे जाम की समस्या से लगातार लोगों को जूझना पड़ता है। हमारे नगर मंडल अध्यक्ष जी हैं मुन्ना जी, चुनाव भी लगे हैं इसी सब समस्या के लिए। तो मैं मुन्ना जी से इस स्थानीय विषय पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। मुन्ना जी बताइए यहाँ पर जो समस्या है। देखिए, स्थानीय समस्या को लेकर, चूंकि मैं व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष हूँ, समस्या को लेकर मैंने कार्यपालक महोदय से बात किया, स्थानीय प्रशासन से बात किया है। वो लोग बहुत जल्द इसको 2 भागों में बलिया को बांट रहे हैं। बाजार को जो वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन में बांट कर उनके लिए अलग से जमीन को चिन्हित करके उनको अलग बसाने का काम किया जा रहा है। और राज्यसभा सांसद के द्वारा जो कटहा रोड जो पास हुआ उसको बनवाने का भी काम चालू है। अगर वो रोड बन जाता है तो उसके बाद बाजार में स्वाभाविक रूप से जाम लगना बंद हो जाएगा। ये चर्चाएं तो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन होता तो नहीं हो रहा है, काम चालू है। पता करें, कुछ व्यवधान है जो बहुत जल्द ही सर के प्रयास से व्यवधान होने जा रहा है। 11 बिहार में कुष्ठ रोग की तरह है। जैसे कुष्ठ रोग हो जाता है उसी तरह से सरकार ने मान लिया है कि ये रोग हमारे साथ बना रहेगा। आज भी मैं दियारा जा रहा हूँ,
और मूलतः मैं दियारा जाने के लिए आया था। पूरे बिहार से दियारा और चौड़ शब्द को हटाने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ और जल्दी ही बेगूसराय के अतिरिक्त अन्य जिला के दियारा में मैं दौरा करूँगा और केंद्र सरकार से मैं अब हस्तक्षेप की मांग करूँगा, चूँकि बिहार सरकार से संभव नहीं। मोकामा टाल को के पानी जमाव को और बेगूसराय जैसे जिले के चौर से सिर्फ 2 किलोमीटर पानी निकालना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नर्मदा का पानी 450 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ले गए जहां पानी नहीं था पीने का, और आज वहां पानी की उपलब्धता 365 दिन 24 घंटे है। जब एक राज्य में 450 किलोमीटर पानी ले जाया जा सकता है, वह भी पीने का पानी जिसको शुद्ध रूप में व्यवस्थित रूप से ले जाया जाता है, जब हम गंदे पानी को क्या चौड़ से नहीं निकाल सकते हैं जो सिर्फ 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर का निकालना है। तो मुझे लगता है कि इस भाव से निकलने के लिए दियारा और चौर के किसानों को इकट्ठा होना होगा। संवाद की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। हमने कई बार सरकार से कहा, पत्र लिखा, सोशल मीडिया से अभियान चलाया। अब एकमात्र रास्ता संघर्ष का है। अब हम संघर्ष करेंगे कि दियारा और चौर की मुक्ति के लिए। किसान भी सर लगातार संघर्ष करते रहते हैं यूरिया के लिए। जब भी बुआई का वक्त आता है, कोई पहली बार ऐसी बात नहीं होती है, हर वर्ष यही कहानी हो जाती है। आखिर कहाँ सिस्टम कमजोर हो जाती है? ये जो जमाखोरी है, और मुझे लगता है कि ये जमाखोरी पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि किसानों को कभी कभी यह भी बाध्य किया जाता है कि आप ये यूरिया लेंगे तो आपको यह भी खाद देना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें बहुत सीमित स्तर पर होता है। इसलिए इसको जानना, इसको समाप्त करना प्रशासन के लिए कोई कठिन काम नहीं है। मैंने कल भी डीएम से इस बारे में बात की थी और आज भी मैं बात करूँगा। कल वो मीटिंग में थे, विस्तार से बातें हुई, आज भी बात करूँगा इस संबंध में। सर, बिहार में कोई पुल हवा में उड़ जाता है तो कोई उद्घाटन से पहले गिर जाता है। अब सरकार के उड़ने का समय आ गया है।